Hello children, how are you? I hope all of you fine. Okay, exercise 4.2, question number 5, APS BQY CRZ. Okay, so already some part calculate on the whiteboard. This is the determinant part. Okay, तो इससे पहले हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था. इस क्वेश्चंस में ये था कि इस डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना है, इवेल्युएट करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, यूज द प्रॉपर्टीज ओनली इन दिस क्वेश्चंस. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चंस के अल्फाबेटिकली ऑर्डर किस फॉर्म में दिए हैं और फिर हम उसका इमेजिनेशन कैलकुलेशन माइंड में करते हैं कि हम उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट इज गिवन b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी. ठीक, हमने कॉलम को रिस्पेक्ट में ऑर्डर किया तो माइंड में सेटअप रहेगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई. ठीक, तो इस चीज़ को फाइंड करना है, सॉल्व करना है. तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि रोज़ में या कॉलम्स में हम थोड़ा इसको इम्प्लिसिट करते हैं. इम्प्लिसिट का मतलब कि हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स से प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एक डिटर्मिनेंट्स को हम लोग उसके फैक्टर के फॉर्म में, एडिशंस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को एज इट इज़ नोट किया, सिर्फ लास्ट जो रोज़ है R3 a प्लस बी का हमने फर्स्ट टर्म a लिया, p प्लस क्यू p, x प्लस वाई x लिया. दोनों के बीच में एल्जेब्रिक एडिशंस फॉर्म था. तो हमने सेकंड डिटर्मिनेंट्स में सारे एलिमेंट को एज यूजुअल नोट किया, बट जो हमारे पास टू टर्म था जिसका हमने फैक्टर ब्रेक किया था ए बी, हमने उसको प्लस लगा करके बी क्यू वाई के ऑर्डर में लिख दिया. ऐसा इस वजह से किया क्योंकि हमारे पास RHS में जो RHS डिटर्मिनेंट्स है वो मल्टीपल ऑफ 2 में है, यानी सेम टू सेम डिटर्मिनेंट्स अगर हमको 2 बार मिलेगा तो ही हम उसको एडिशन में रख सकते हैं. इसीलिए हमने RHS के एलिमेंट्स को देखते हुए इसको डिटर्मिनेंट्स के बीच में एडिशन का साइन लाया है. और फाइनली ये दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हो गए, तो जिसको हम लोग यहाँ सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. तो डेल्टा 1 हमारा ये हो गया, डेल्टा 2 हमारा ये हो गया. तो डेल्टा 1 के एलिमेंट को भी एज यूजुअल हमने यहाँ नोट किया. अब यहाँ ये डिसाइड करना है कि इस वैल्यू को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. तो b प्लस सी प्लस ए, रिमेंबर गुड कॉम्बिनेशन, b प्लस सी प्लस ए, आर जेड. तो जब ये सी आर जेड का कॉम्बिनेशन मिला है तो ये कंफर्म है कि दोनों टर्म आपके पॉजिटिव हैं. तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा सी कैंसिल आउट हो सकता है और b माइनस ए की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि सारे एलिमेंट जब पॉजिटिव रहेंगे तो हम किसको कैंसिल आउट करेंगे. तो मिनिमाइज करने के लिए कहीं ना कहीं माइनस का साइन होना ज़रूरी है. तो फाइनली हमको क्या लग रहा था कि b प्लस सी अगर c प्लस ए से सब्ट्रैक्ट होता है तो c कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमने अप्लाई कर दिया. अप्लाई क्या कर दिया, इन रोज 1 इन r1 माइनस r2. तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट, न्यू टर्म जनरेट होगा b माइनस ए, q माइनस p, y माइनस x. ओके, रेस्ट पार्ट हमने एज इट इज नोट कर लिया. ठीक, अब इस क्वेश्चन में भी एक कंडीशन बनती है, तो हम इसको अलग फॉर्म में और इसको इजी कर सकते हैं. कैसे इजी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए. ए पी x. तो हम अपने पास जो एलिमेंट बचा सकते हैं वो क्या बचा सकते हैं, बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स. अब ए पी एक्स के टर्म्स कहाँ चले गए, तो इसको ओरली हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया. कैसे ओरली कैलकुलेट कर दिया कि ये ए है. ठीक, सपोज इन R1 हम इस a को ऐड करते हैं, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल होकर के ओनली b, माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट. ओके, सिमिलरली ठीक उसी तरीके से हमने R2 में भी यही कंडीशन अप्लाई किया. इन R2 माइनस R3, c प्लस ए माइनस ए ओनली c,
प्लस पी माइनस पी प्लस एक्स माइनस एक्स। इस तरीके से हमारे ए पी और एक्स के एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो सॉलिड एलिमेंट बचे बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स। अब इस क्वेश्चन में हम आरएचएस पे जा रहे हैं। आरएचएस में जो हमारे पास ऑर्डर का फॉर्म है वो एक तरीके से ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड का ऑर्डर है, सी आर जेड का ऑर्डर है। अब ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये ऑर्डरली मैनर में नहीं है, ऑर्डरली मैनर में नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए ए, सेकंड बी, थर्ड सी। तो हमें ऑर्डर मिल रहा है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो इस ए पी एक्स को कहाँ होना चाहिए, R1 में होना चाहिए, बी क्यू वाई को R2 में, सी आर जेड को R3 में। तो हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। तो जब डिटर्मिनेंट्स के रोज या कॉलम्स को चेंज करते हैं तो हमारा साइन भी चेंज होता है। ओके, तो हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज R3 के साथ ले लिया। R1 को जब R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो R3 R1 की जगह आ जाएगा, ए पी एक्स R1 R3 की जगह चला जाएगा, बी क्यू वाई। जब दो रोज आपस में इंटरचेंज होते हैं तो वो हमारा डिटर्मिनेंट्स माइनस हो जाता है, तो हमने माइनस साइन का यूज़ किया। अगेन हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, सी की सही पोजीशन कहाँ होना चाहिए था, R3 में होना चाहिए था। तो फिर हमने इंटरचेंज कर लिया, किसके बीच में इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज बिटवीन R2 एंड R3, इंटरचेंज बिटवीन R2 एंड R3, क्योंकि B को सेकंड रोज में होना चाहिए था, C को थर्ड रोज में होना चाहिए था। तो इंटरचेंज बिटवीन R2 R3 कर देंगे तो B Q Y C R Z अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगेन जब इंटरचेंज के बीच में होगा तो हमारे पास फिर साइन जनरेट होगा, तो -1 एंड लास्टली -1 का स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1, इस तरह से +1 कन्वर्ट हो गया। तो डेल्टा 1 का जो डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन निकला वो हमारा क्या निकल रहा है, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। सिमिलरली आप डेल्टा 2 में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपके पास जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। एंड नाउ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपने इनिशियली से किया था, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपके पास बनी ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड एंड प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू सेम आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ये सेम कॉमन डिटर्मिनेंट्स हो गए जिसको आप ट्वाइस फॉर्म में ले सकते हैं, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। दिस इज द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जब इस तरह से एडिशन या एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आप इसको इस तरीके से इम्प्लिसिट कर दीजिए, ब्रेक करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बट RHS को बार बार ध्यान रख के टैली करना पड़ता है, क्या होता है, बट क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 7 में सेम प्रोसेस है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करिए, वेरी सिंपल टास्क। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी वेरी इजी, 4a² b² c² प्रूफ करना है। ओके, वेट, -a² ab ac ba -b² bc। क्वेश्चन नंबर 7, इन द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसमें आप कॉमन लेने की कोशिश करिए और कॉमन सर्च करिए, क्योंकि आपके पास RHS में 4a² b² c² है। तो a² का मतलब कि a b c, प्रोडक्ट में a b c 2 टाइम्स मिलेगा, एंड 4 कहाँ से आएगा, लास्ट में जो डिटर्मिनेंट्स के नंबर एलिमेंट्स बचेंगे उससे ही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हियर डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू
माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चंस का फॉर्म था, इसको लिख देते हैं एंड सोल्यूशन में आपके पास कंडीशन चली जाएगी लेट डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप R1 R2 R3 को एग्जामिन करिए, रीड करिए। R1 में ध्यान से देखिए a स्क्वायर a R1 में एक कॉमन एलिमेंट है a, R2 सेम b एंड R3 सेम c। तो टेक आउट फैक्टर a b c फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या बन रही है, कॉमन लेने की कंडीशन बन रही है। ठीक, तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, टेक आउट फैक्टर a b c फ्रॉम R1 R2 R3। तो जैसे हम इसमें से R1 कॉमन लेंगे a R2 b R2 c, तो ये कंडीशन बन जाएगी माइनस ए बी एंड सी एंड बी इसमें से कॉमन लिया a माइनस बी एंड सी कॉमन लिया a b माइनस सी। ये एक फॉर्म बना। ठीक, अब गौर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो रोज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट फाइनली कॉलम में भी क्या हो रहा है कि फिर से अगेन कॉलम आ रहा है, कॉमन फैक्टर हो रहा है। क्या कॉमन फैक्टर हो रहा है, टेक आउट फैक्टर a b c फ्रॉम c1 c2 c3। तो रोज में भी लिया, फिर इसी तरह से आप सेकंड प्रॉपर्टी लगा दिया आपने, टेक आउट फैक्टर a b c फ्रॉम c1 c2 c3 रेस्पेक्टिवली। अब बेनिफिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे आप इसमें a b c कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। वैल्यूज क्या बचेंगी, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ओके, तो ये आपके पास मेन फॉर्म बना। अब इस मेन फॉर्म में क्या है कि फाइनली अगर -1 से ही डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं, ये सोच करके कि a स्क्वायर b स्क्वायर c मिल गया है, इसे एक्सपेंड कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, क्योंकि RHS में 4 है। तो -1 से आप एक्सपेंड करेंगे तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट है तो 1 ही बन गया ना, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 1 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो मैक्सिमम आंसर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं या 0 आ सकते हैं। कंडीशन तो यही होगी ना। तो एक तरीके से हमको 4 का टारगेट फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जीरोस करने पड़ेंगे या कुछ ऐसे एलिमेंट्स 2 मिलने चाहिए कि हमारा उसका प्रोडक्ट क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो इनिशियली क्या कर सकते हैं कि इसको जीरोस करने के लिए ये -1 1 1 सेफ रहने देते हैं। इन R2 में हम क्या कर देते हैं, कुछ एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, लाइक अप्लाइंग R2 R1 प्लस R2। अगर R2 में रोज 2 में R1 और R2 को ऐड करते हैं तो -1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 0, एक टर्म हो जाएगा। अगेन एक कंडीशन और अप्लाई कर दीजिए, इन R3 में भी क्या कर देंगे, R1 प्लस
R3। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि R1 में -1 है, तो -1 जिस टर्म के साथ, जिस रो के साथ कंबाइन करेगा उसको 0 कर देगा। ठीक, तो अब हम इसको जब अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिटर्मिनेंट -1 1 1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि आपने रोज में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी। बट R2 में क्या कंडीशन अप्लाई करेगी, R1 R2 को ऐड कर दिया है, तो -1 + 1 विल बी 0, 1 -1 0 1 1 2। अगेन R3 में क्या कर दिया, R1 + R3 कर दिया, R1 + R3 कर दिया। तो R3 में भी हमको क्या करना है, 1 + -1 0 1 1 2 -1 1 0। अब इस एलिमेंट पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के फॉर्म में एक्सपेंड कर देते हैं। सो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -1 के फॉर्म में आपने एक्सपेंड किया, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या चली जाएगी आपके पास, दिस रोज दिस कॉलम 0 0 2 2 0। आफ्टर दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -1 एंड डायगोनली मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 -2 2 4 0 -4 मीन्स -4 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 +4, तो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज RHS। ओके, तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली 3 से 4 प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, मोस्टली आइडेंटिकल का यूज़ हो रहा है, एंड प्रॉपर्टीज नंबर 2 का भी यूज़ हो रहा है कि हम अपने RHS यानी राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं कहीं पर इंटरचेंज भी कर रहे हैं, कहीं साइन भी चेंज कर रहे हैं। ये फर्दर डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट टाइम अगर आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 1 से 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही उसके कैलकुलेशन में प्रैक्टिस बनेगी, और कहीं कहीं पर कुछ ट्रिक होगी तो उस ट्रिक को भी आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको डेल्टा 1 डेल्टा 2 की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ रही थी। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था, सिर्फ ये क्वेश्चन को देखने से हमारा कॉमन क्या बन रहा था वो कॉमन डिसाइड करना पड़ रहा था। कॉमन के बाद हमारा जब एक प्रोडक्ट का फॉर्म मिल गया तब हमारा टाइम चला गया 4 के पास कि हमको अपना 4 कैसे जनरेट करना है। अगर -1 पे एक्सपेंड कर देंगे तो मैंने बताया कि 1 से 1 का प्रोडक्ट 1 ही कहलाएगा, हमको 4 नहीं मिल पाएगा, या डायरेक्टली 4 मिल जाए या फिर 4 का प्रोडक्ट 2 और 2 मिल जाए। तो इस तरह से इंटरचेंज करने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ कि हमको 2 मिल गया, और 2 2 4 करके हमारा RHS की रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, तो इस तरीके से बाकी की क्वेश्चंस मोस्टली अच्छे क्वेश्चन से प्रूविंग के अभी तक थे कि विथाउट एक्सपेंडिंग सारे क्वेश्चंस करने थे, बट राइट नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन द एक्सरसाइज 8 to 14। तो अब NCERT बुक में 8 से 14 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करना है, कहीं कहीं पे एक्सपेंड भी करना है। तो ये सब एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म है, कोशिश करिए घर में अटेम्प्ट करने के लिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में बाकी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।